बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर 2021 का बल्कि 2022 का एनुअल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा एक दो बातें बता दूं, ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, टफ था, क्योंकि एक्सेल से कवर नहीं हो रहा था, ये पार्क से कवर हो रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। फिर भी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, और उसके अंदर क्या पूछ रहा है, हेल्थ प्रमोशन पूछ रहा है। तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, प्राइमरी प्रिवेंशन जब की जाती है तब रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन डिजीज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, अगर रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना तो उसको हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन डिजीज स्टार्ट नहीं हुआ, तो डिजीज को स्टार्ट होने से पहले जो हम करते होते हैं ना, उनको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। प्री पैथोजेनिक फेज के अंदर करते हैं। इसमें पॉजिटिव हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ को अटेन करता होता है, यानी द कॉन्सेप्ट दैट इनकरेज अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ, उसको पॉजिटिव हेल्थ कहते होते हैं। और जो हमारी जो प्राइमरी प्रिवेंशन होते हैं, हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोडक्शन से करते हैं। बाकी हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है? हेल्थ प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर और टू इंप्रूव हेल्थ है। तो इसमें जनरल मेजर्स आ जाते हैं ताकि हम होस्ट को स्ट्रेंथन कर सके, रेजिस्टेंस को बढ़ा दे। तो हेल्थ प्रमोशन के अंदर आ जाती है हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाती है, जिसमें हमें फिजिकल एक्टिविटी को इंकरेज करना, स्मोकिंग को डिस्करेज करना, मॉडिफाई करना डाइटरी पैटर्न को। इसके अलावा एजुकेशन आ जाती है, क्लियर इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन, मैरिज काउंसलिंग का, जेनेटिक काउंसलिंग आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन वाला, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। तो ये तो होगी हेल्थ प्रमोशन। बाकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर इम्यूनाइजेशन और कीमा प्रोफाइलैक्सिस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 2/2 टेबल सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी सब मालूम करना, तो आप ये देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मेजर कंपोनेंट इन द अप्रोच। तो मेजर कंपोनेंट इन द अप्रोच ऑफ, तो ये बुक की लाइन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि नेम द डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर। तो 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आ जाता है। प्राइमरी में PHU RSC आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी का नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ। सेकेंडरी के अंदर THQ DHQ वजह होगा, रेफरल पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पूछा रेफरल टायर। रेफरल टायर या रेफरल सिस्टम बोलते होते हैं, ठीक है। ये एक फंडामेंटल और नेसेसरी फंक्शन है, ओके। तो जो हमारा हेल्थ केयर ने क्या करना है, रेफरल सिस्टम प्रोवाइड करना। रेफरल सिस्टम का मतलब है 2-वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिटर्निंग पेशेंट टू दोस हु रेफर्ड देम फॉर फॉलो अप केयर, ओके। तो ये नंबर 1 2-वे एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन की, ओके। नंबर 2 पेशेंट को रिटर्न करना जहां से उनको रेफर किया था। फॉर एग्जाम्पल BH ने अगर RSC की तरफ रेफर किया था, तो वो ठीक होने के बाद BHQ पर वापस भेज देंगे, तो उसको बोलते हैं रेफरल सिस्टम है। रेफरल टायर जो फर्स्ट होता है सेकेंडरी वाला होता है, सेकंड रेफरल होता है हमारा, वो कहाँ पे होता है, टर्शियरी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि API में यहाँ पे बताया जाए कि कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगाई हुई, 14 हफ्तों पे आया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो उसका जवाब ऐसे कंफर्म नहीं है, ओके। लेकिन आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है, लाइक 14 वीक का सबसे पहले दफा है ना, तो एज अ टाइम ऑफ बर्थ आपने BCG लगानी होती है, हेपेटाइटिस बी लगानी होती है, ठीक है। आपने वो लगा देनी है, BCG वगैरह लगा देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है उसी सेम पैटर्न को जो आप फॉलो करते हो, लाइक बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको देखने को मिलते हैं, फिर 6, 10, 14 में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपने इसी गैप को फॉलो करना है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट कि अगर 14 में आया तो उसके 6 वीक के बाद आपने क्या लगवानी है, ओके। तो जो आपने फिर 6 वीक के बाद आपने वही पेंटावेलेंट आ जाती है, रोटा वगैरह आ जाती है, क्लियर, प्री वैक्सीनेशन आ जाती है। तो आपने क्या करना है, BCG से लेकर स्टार्ट होने के बाद उसी सेम स्केड्यूल को आपने फॉलो कर लेना है, ओके। और 9th मंथ तक आपने फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते होते हैं। नेक्स्ट है कि हेल्थ इन्फॉर्मेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ सिस्टम है। तो क्या पूछ रहे हैं इसके बारे में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम के यूजेस क्या होते हैं, एक मिनट पहले मैं ओपन कर लूँ, ये बायोस्टैट वाले चैप्टर से दिया गया है पार्क के अंदर। तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट या रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम, तो इसमें नंबर 1 है कि पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए। नंबर 2 अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी एग्लोमरेशन ऑफ डाटा। नंबर 3 प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए। नंबर 4 फंक्शनल और ऑपरेशनल टर्म्स को यूज़ करना चाहिए। ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आ जाती है, क्लियर। इसके बाद है कि इन्फॉर्मेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। लास्ट में आकर प्रोविजन फॉर द फीडबैक ऑफ डाटा। तो ये 3 से 4 चीज़ आपने नोट कर ली है। नंबर 1 है कि पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए। नंबर 2 एग्लोमरेशन ऑफ डाटा को अवॉइड करना। नंबर 3 प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, ओके। P से प्रॉब्लम ओरिएंटेड, P से पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है, लास्ट में आपने प्रोविजन, तो पॉपुलेशन, ओके, प्रॉब्लम ओरिएंटेड और प्रोविजन, ये 3 चीज़ आपने नोट कर लेनी है। बाकी है कि बट आधा इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो नंबर 1 है कि हेल्थ स्टेटस को मेजर करना, उनकी प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करना। नंबर 2 है कि लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल कंपैरिजन करना। नंबर 1 आप हेल्थ स्टेटस को मेजर करोगे, नंबर 2 कंपैरिजन करोगे, नंबर 3 प्लानिंग इवैल्यूएशन वाला करोगे, नंबर 4 है कि ये देखना है कि वाकई में आपके ऑब्जेक्टिव या हेल्थ सर्विसेज आपके ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर रही है, या फिर आपने क्या देखना, डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन को देखना होता है। लास्ट आपने रिसर्च करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरलाइज वीकनेस है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, कर्व्ड लेग है, नोक नी एंड द स्लाइटली पिजन चेस्ट आ जाती है। तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा, इसका डायग्नोसिस हमारा हो जाएगा, ओके, रिकेट्स वाला आ जाएगा, रिकेट्स, ओके। अब रिकेट्स का इसके बाद है कि गिव द अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज है, ओके। तो इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज पूछ रहे हैं। तो पहले मैं पार्क से निकाल के आपको दिखा दूँ ताकि आपको पार्क से मैं, ओके,
तो इसकी आपने प्रिवेंशन करनी है। अच्छा, बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है, बड़ों के अंदर आपको ऑस्टियो मलेशिया देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा? नंबर वन है अपने पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि अपने बच्चों को एक्सपोज करें सनशाइन से। नंबर टू है कि आपने पीरियोडिक डोजिंग करनी है, प्रोफाइलैक्सिस विटामिन डी वन देना होता है। नंबर थ्री अपने विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन करनी है, खासतौर पर मिल्क की आपने फोर्टिफिकेशन करनी होती है। क्लियर? तो आपने ये नोट कर लेना है। ठीक है, तो क्या क्या तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी है कि विटामिन डी के फोर्टिफिकेशन। अच्छा, ये तो तीन बेसिक मैकेनिज्म आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, ये भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ओके, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, पाकिस्तान इज रैंक थर्ड इन द हाईएस्ट न्यू बॉर्न डेथ है। तो न्यू बॉर्न डेथ के अंदर पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 30 आ रहा है। तो डिफाइन द पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, उसका फॉर्मूला भी लिखना है। अब एक बात नोट करना है कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर आपकी लेट फिटल डेथ और अर्ली न्यू नेटल डेथ आ जाती है। कौन कौन सी आ जाती है? लेट फिटल डेथ और अर्ली न्यू नेटल डेथ आ जाती है। ठीक है, बाकी फार्मूला आप देख लेना कि ठीक है, पहले मैं निकाल लूँ यहाँ से फार्मूला। ठीक है, ओके, यहाँ से आगे। ओके, तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट वाला टॉपिक है। अच्छा, ये बता दो, ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मेजोरिटी पास्ट से नहीं पार्क से कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो पार्क वगैरह आपको देखनी पड़ेगी इसके लिए। ओके, तो पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट की तरफ आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल केयर है, ओके, लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, ओके, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, मैल न्यूट्रिशन है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट पेरीनेटल ओके 617 के अंदर है। ओके, तो अब इसमें आपने क्या लिखना है? डेफिनेशन तो आपको हमने बता दी कि लेट फीटल डेथ और अर्ली न्यूनेटल डेथ आ जाती है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होगा, ओके, सिंपल सा फार्मूला होगा कि आपने फार्मूले के अंदर क्या करना होता है कि ऊपर आपने क्या लिखना, लेट फीटल डेथ और अर्ली न्यूनेटल डेथ, और नीचे आपकी कितनी मोर्टेलिटी है। मोर्टेलिटी के अंदर नंबर नीचे क्या आएगा? आपको लाइव बताना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है। तो ये डेफिनेशन तुम्हारी हो जाएगी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अच्छा, इसके वो कॉजेज पूछ रहे हैं। ठीक है, भाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट इज हाई है, तो उसके लिए डिफरेंट कॉजेज होते हैं। लाइक अब जो मैटरनल डिजीज है, मैटरनल या एंटीनेटल कॉजेज होते हैं। ओके, तो एंटीनेटल कॉजेज के अंदर हाइपरटेंशन आपने नोट कर लेना है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है माँ के अंदर, डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस या एनीमिया है माँ के अंदर, ल्यूमायोमा एंडोमेट्रियोसिस एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी इंट्रानेटल या जो बच्चे से रिलेटेड होते हैं ना, बच्चे उसमें क्या क्या हो सकता है? ओके, थ्री न्यू नेटल कॉज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, तो उसमें प्री मेच्योरिटी उसकी वजह से डेथ हो सकती है, रिस्पायरेटरी एलिमेंट्री ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से, कॉन्जेनिटल एनोमली की वजह से, या बर्थ इंजरी एस्फिक्सिया की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी इसके बाद है कि हॉस्पिटल वेस्ट की अपने क्लासिफिकेशन लिखनी है। तो हॉस्पिटल वेस्ट को आपने दो में डिवाइड करना होता है, रिस्क और नॉन रिस्क वेस्ट आ जाएगा। बाकी जो आपका रिस्क वेस्ट होता है ना, उसकी अभी आगे मजीद क्लासिफिकेशन होती है। इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, पैथोलॉजिकल होता है, साइरोटॉक्सिक होता है, फार्मास्यूटिकल होता है, ड्रग से रिलेटेड होता है। इसके बाद है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट अदर मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो आप सबसे पहले आप इंसिनरेशन को नोट करें। इंसिनरेशन के अंदर सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर और रोटेटरी किल आना शुरू होती है। ठीक है, सिंगल चैम्बर आपकी आ जाती है। ओके, बाकी आपकी वेट थर्मल प्लांट, ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट आ जाएगा, इनर्टाइजेशन आ जाएगा। ओके, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे इसको। तो जो ब्रेक लाइनिंग इंडस्ट्री है, डिस्नी ओपेसिटी है, ब्रेक लाइनिंग इंडस्ट्री, तो डायग्नोसिस हमारा क्या होगा? एस्बेस्टोसिस होगा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी ओपेसिटी आती है। इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी आपको मेरे ख्याल से देखने को मिलती होती है। ठीक है, लोअर टू थर्ड ऑफ लंग के अंदर। बाकी इसके अंडरलाइंग थ्री रीजन पूछ रहे हैं, तीन रीजन इसके बताने हैं। इसके रीजंस हैं, तो इसके रीज़न वैसे एज इट इज़ बुक में ऐसे लिखे हुए नहीं है, बट मे बी हम इसके शायद एस्बेस्टोसिस की टाइप लिख सकते हैं कि एस्बेस्टोस जो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा सर्पेंटाइन या क्राइसोलाइट, और दूसरा एम्फीबोल वाला होता है। एम्फीबोल में जो क्रोकीडोलाइट वाला होता है, ब्लू वाला होता है, जिसकी वजह से कैंसर देखने को मिलेगा, एंथ्रोफाइलिट और एमोसोइट। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो टाइप्स है ये शायद इतना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे फिट बैठे। ओके, तो अंडरलाइन या फिर आप इंडस्ट्री भी लिख सकते हो कि एस्बेस्टोस सीमेंट की वजह से, फायर प्रूफ टेक्सटाइल, रूफ टाइलिंग, ब्रेक लाइनिंग। ओके, इसके अलावा गैस केट या दूसरे आइटम की वजह से देखने को मिल सकता है। बाकी इसके कैन वी सब्सटीट्यूट एनीथिंग टू कंट्रोल दिस? यस, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। चार चीज़ों से सब्सटीट्यूट करेंगे। नंबर वन ग्लास फाइबर, नंबर टू मिनरल ऑयल, नंबर थ्री कैल्शियम सिलिकेट, और नंबर फोर प्लास्टिक फोम आ जाएगा। क्लियर? प्लास्टिक फोम आ जाएगा। कौन कौन से? कैल्शियम सिलिकेट, मिनरल ऑयल, प्लास्टिक फोम और ग्लास फाइबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथीज, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये काफी ज्यादा सवाल आ रहा होता है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथीज का। ओके, तो जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथीज में आपने तीन नोट करने हैं। नंबर वन है कि आपका उसका न्यूमोनिक है वाह, विप वॉर्म, ओके, स्कैरिस आ जाएगा, और हुक वॉर्म आ जाएगा। विप वॉर्म का ट्राइचूरस ट्राइचिउरा भी कहते हैं। नंबर वन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एंडो से फैलते हैं एग्स दैट आर पासेस इनटू द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। तो नंबर वन एग्स है। और नंबर टू आ जाएगा कि जो हुक वॉर्म के एग्स होते हैं, ये हैच होते हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से लार्वा होते हैं। लार्वा क्या करेगा? स्किन को पेनिट्रेट करते हैं। तो या तो नंबर वन है कि एग्स है डेट आर पास इनटू द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड है। नंबर टू लार्वे होते हैं जो कि एग्स के हैचिंग की वजह से बनते होते हैं। ओके, ठीक है। बाकी जो एग्स होते हैं ना,
सोयल को कंटामिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? जो एग्स होते हैं हमारे वेजिटेबल या सैलड से अटैच हो जाते हैं, फिर इनको इंजेस्ट करेंगे, या फिर एग्स है आर इंजेस्टेड फ्रॉम अ कंटामिनेटेड वाटर सोर्स है, ये एग्स है इंजेस्टेड बाय द चिल्ड्रन हु प्ले इन द कंटामिनेटेड सॉइल है। इसके बाद है नेक्स्ट है कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज है। ओके, तो प्रिवेंशन कैसे करनी है? प्रिवेंशन को आपने तकरीबन प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड कर देना। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया और प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी है। तो तीन चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। नंबर वन है कि आपने प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में नंबर वन सैनिटरी डिस्पोजल है कि ह्यूमन एक्सक्रीटो को आपने डिस्पोज करना है टू प्रिवेंट और रिड्यूस फीकल कंटामिनेशन ऑफ सॉइल। नंबर टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। ओके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपने इसको करना है। नंबर थ्री फूड हाइजीन हैबिट्स है। नंबर फोर हेल्थ एजुकेशन करनी है कम्युनिटी की इन द यूज ऑफ सैनिटरी लैट्रिन है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोटेक्शन आना शुरू हो जाएगा। लाइक हमें फुटवेयर इस्तेमाल करने हैं, हेल्थ फैसिलिटीज को यूज करना है फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सेकेंडरी के अंदर क्या ड्रग आना शुरू हो जाती है। लाइक ड्रग कौन सी? पिपेराजीन है, मेबेंडाजोल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ना वो एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, लिवामेसोल और पेरेंटल। कौन कौन सी? एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, लिवामेसोल और पेरेंटल, ये आपको इस्तेमाल की जाती है। बाकी एनीमिया को ट्रीट करना है तो आयरन और फोलिक एसिड वगैरह देना शुरू कर देंगे फॉर हाइपर इजोनोफिलिया एनीमिया, हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया। इसके बाद है कि प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी में ओके, तो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी हाई रिस्क एरिया में करेंगे। हाई रिस्क एरिया कौन कौन सी होगी? प्री स्कूल एजेड चिल्ड्रन है, स्कूल एजेड चिल्ड्रन है, वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज है। ओके, लास्ट में अडल्ट इन द हाई रिस्क ऑक्यूपेशन लाइक टी पिकर या माइनर। तो कौन कौन सी होती है? प्री स्कूल, स्कूल, चाइल्ड बेयरिंग और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल वाले लाइक टी पिकर और माइनस वाला आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या आती है? पीरियोडिक डी वार्मिंग आती है। पीरियोडिक डी वार्मिंग को इंटीग्रेट करोगे चाइल्ड हेल्थ डे के साथ या सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के साथ, ठीक हो गया, या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के साथ भी आप करोगे। और जो मेडिसिन यूज की जाती है वन सेकंड अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल यूज की जाती होती है। तो ये डिटेल से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ मेंटल इल हेल्थ है। बाकी व्हाट आर द सर्विसेज इंक्लूड इन द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। तो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से सर्विसेज इंक्लूड आ जाती है, ठीक है। ओके, तो अब मेंटल हेल्थ वाले टॉपिक की तरफ आ गया, तो पहले मैं टॉपिक निकालूँ यहाँ से, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ द मेंटल इलनेस, तो कॉजेस को आपने तीन में डिवाइड करना होता है। ओके, इसका निमोनिक एस एच होता है। ओके, एस से क्या हो जाएगा? आपका सोशल पैथोलॉजिकल कॉजेज आना शुरू हो जाएगा। एच से आपका हेरिडेटरी आ जाएगा। ओके, और से आपका ऑर्गेनिक कॉजेज आ जाएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं सोशल पैथोलॉजिकल। सोशल पैथोलॉजिकल में वरी, एंजाइटी, इमोशनल स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, अनहैप्पी मैरिजेस, ब्रोकन होम, पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये चीज़ें आ सकती है। बाकी एच से हेरिडिटरी में शिज़ोफ्रेनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 40 गुना ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद ऑर्गेनिक में आर्टरी और स्क्लेरोसिस, नियोप्लाज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज आ जाते हैं, क्लियर। और इसके अलावा कुछ और इन्वायरमेंटल फैक्टर है। फॉर एग्जांपल इसका निमोनिक है, प्रिंट है। ओके, पी से क्या आ जाएगा? पी से आपका साइकोट्रॉपिक ड्रग आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल बार्बिचुरेट, अल्कोहल आ जाता है। आर से आपका रेडिएशन आ जाता है। आई से आयोडीन की डेफिशिएंसी आ जाएगा। एन से न्यूट्रिशनल आ जाएगा। टी से आपका टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मर्क्यूरी, मैंगनीज वगैरह इनकी वजह से या ट्रोमेटिक फैक्टर की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है, लाइक रोड और ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाएगा, क्लियर। तो ये तो हो जाएगा। बाकी इसके बाद वो क्या करें? बट आधा सर्विसेज इंक्लूडेड इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के क्या क्या चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो इसमें नंबर वन है कि इन पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट सर्विस, partial hospitalization, emergency services, diagnostic services, pre-care, after-care services including the foster home placement, education services, training, research and evaluation है। अब ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की है। अगर वो सिंपल मेंटल हेल्थ सर्विसेज पूछे ना तो आपने उसका निमोनिक लिखना गेमर। ओके, जी से क्या हो जाएगा? जी से ग्रुप एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, आफ्टर केयर सर्विसेज आ जाएगा। ओके, मेंटल हेल्थ एजुकेशन आ जाती है। बाकी इसके अलावा मॉडर्न साइकोएक्टिव ड्रग है, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन, जबकि उसके अंदर इन पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट सर्विस आपके लिए डायग्नोस्टिक सर्विस थी, प्री केयर, आफ्टर केयर सर्विस थी पहले, उसके बाद ट्रेनिंग और रिसर्च आ जाती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा डिस्क्राइब इन डिटेल द मोटिवेशन है। तो जो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन आपने इसको तीन में डिवाइड कर देना होता है। ओके, एक होता है, चार में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इसके अलावा आपके कल्चरल बैरियर्स भी हो जाते हैं, कल्चरल बैरियर्स। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? इन्वायरमेंटल हो गया, तो पहला फिजियोलॉजिकल में डिफिकल्टी इन हियरिंग और एक्सप्रेशन आ जाएगा। साइकोलॉजिकल के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस, इसका निमोनिक होता है लेंस। ओके, एल से क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ नॉलेज आ जाएगा। ई से इमोशनल डिस्टर्बेंस, न्यूरोसिस और कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टी। एनवायरमेंटल के अंदर नॉइस, इनविजिबिलिटी, कंजेशन है। कल्चरल के अंदर आपके आ जाते हैं इलिटरेसी, लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। ओके, लैंग्वेज वेरिएशन है। ओके, बिलीफ हो गया, रिलीजन हो गया, एटीट्यूड हो गया, कस्टम्स हो गया, इकोनॉमिक एंड द सोशल क्लास डिफरेंसेस हो गया। तो ये आपके बैरियर्स आ जाते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब इन डिटेल मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है? ये पावर होती है जो कि इंडिविजुअल को ड्राइव करती होती है। ओके, फ्रॉम विद इन टू एक्ट, किसी एक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करती होती है। मोटिवेशन काफी दो में डिवाइड करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी मोटिवेशन होती है इनबॉर्न होते हैं, इनबॉर्न बिल्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्स, हंगर या सर्वाइवल होता है। जबकि जो हमारे सेकेंडरी होते हैं ये हमारे आउटसाइड फोर्सेज की वजह से क्रिएटेड हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लव, रिवालरी, रिवार्ड, पनिशमेंट, प्रेज। तो ये आपके क्या है? सेकेंडरी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मोटिवेशन के एक दो एग्जांपल दे देना कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक अगर आप इनाम दो, या नेगेटिव भी हो सकता है, पनिशमेंट दे के ना उसको किसी चीज़ से मना कर दो। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं
फ्लड्स के बारे में पूछ रहा है, इन लिस्ट द मेजर आउटकम ऑफ द फ्लड्स। इसके बाद है कि वट प्री डिजास्टर मैनेजमेंट आर नीडेड टू बी अडॉप्टेड टू मिनिमाइज द डैमेज टू द फ्लड्स। ओके, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है ताकि हमने उसको जो डैमेज है उसको आपने मिनिमाइज कर देना। उसके अलावा आपने मेजर आउटकम्स होता है फ्लड्स, तो फ्लड्स की वजह से आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। फ्लड्स की वजह से आपकी फसलें खत्म हो जाती है, फ्लड्स की वजह से आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सामना करना पड़ सकता होता है, ठीक है। ओके, तो फ्लड्स की क्या पूछ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं, फ्लड्स के इफेक्ट वगैरह पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर किताब के अंदर इसके इफेक्ट लिखे लाइक हमारे जो स्लो ऑनसेट फ्लड लिखा हुआ है। ओके, तो स्लो ऑनसेट फ्लड में क्या क्या हो सकता है। नंबर वन, फूड शॉर्टेज को नोट कर लेना। ओके, पॉपुलेशन की मूवमेंट होती है, इसके अलावा वाटर सिस्टम को डैमेज पहुंचेगा, डैमेज टू द हेल्थ फैसिलिटी होगी। क्लियर, कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू ओवर क्राउडिंग और डिटोरिएशन सैनिटेशन है। ओके, इंजरी होने के चांसेस रिलेटिवली कम होती है, डेथ भी कम होती है। तो इसमें मोर्टेलिटी हाई होगी अगर फ्लैश फ्लड है या कोलैप्स ऑफ डैम है, ठीक है, या अगर ठंडा मौसम है तो हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। इसके बाद प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं, टू मिनिमाइज द डैमेज ड्यू टू द फ्लड है। ओके, तो इसके अच्छा वो ये पूछ रहे हैं डिजास्टर मिटिगेशन के बारे से पूछ रहे हैं, टू प्रिवेंट द हैजर्ड्स फ्रॉम कॉजिंग प्री डिजास्टर मैनेजमेंट टू मिनिमाइज द डैमेज टू द फ्लड, या आप इसको प्रीपेरेडनेस कह रहे हैं, प्रीपेरेडनेस। ओके, तो प्रीपेरेडनेस के अंदर क्या क्या प्री डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी आ जाती है। अच्छा, वैसे अगर आपको पूछे ना तो प्री डिजास्टर मेजरमेंट्स के अंदर आपके उसका विवो नहीं होता है, पोस्ट को है कि आपने प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करनी होती है, ठीक है। ओके, ये चीज़ आ जाती है। तो आई थिंक ये इसका जो सही जवाब है ना, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेप्स होते हैं। डिजास्टर से पहले जो स्टेप्स करने होते हैं ना वो हमारे एक तो हमारी डिजास्टर प्रीपेरेडनेस होती है, दूसरा डिजास्टर की मिटिगेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। डिजास्टर की प्रिपरेशन और डिजास्टर की मिटिगेटनेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो जो डिजास्टर की जो मिटिगेशन है ना, मिटिगेशन के अंदर आपने चार चीज़ें नोट कर लेनी है, लेकिन आप बना के आपने जो बल्कि यहाँ पे इतना सही जवाब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो मुझे भी इसी तरह आंसर नहीं मिल रहा, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये कवर हो गया है।